Welcome back. You're watching News Now. I'm Shibani Gharat. Now, in an exclusive chat with ET Now's Prakash Priyadarshi, NBCC chairman says its consolidated order book currently stands at nearly 1,26,000 crore rupees, with redevelopment projects accounting for almost 50 to 60,000 crore rupees of that pipeline. Let's listen in. FY26 में हम पहले भी बोला था ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपीस का हम टॉप लाइन होगा, 700 करोड़ रुपए से 800 करोड़ रुपए का बॉटम लाइन होगा, दैट इज पैट. ओके, ये करेंगे. 27-28 में हमारा फाइनेंशियल ईयर 27 में हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, बिकॉज ये 4-5 जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ये चालू होने वाला है फर्स्ट क्वार्टर से. सो नेक्स्ट ईयर हमारा जो टारगेट है ऑलमोस्ट 17 से 18,000 करोड़ का टॉप लाइन होगा, बॉटम लाइन ऑलमोस्ट 1,000 to 1,200 करोड़ का पैट होगा. ओके. आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा कुछ न्यू वेंचर्स की तरफ भी जा रहे हैं. अपने टूरिज्म में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स नहीं है, राज्यों स्टेट्स के साथ आपने टाई अप किए हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स आपने मालदीव्स के साथ, विदेशों में कुछ प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट किए हैं. इनफैक्ट आप रियल एस्टेट भी आपने शुरुआत की दुबई में. उसका क्या स्टेटस है? मालदीव्स का प्रोजेक्ट्स का एक बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ. मालदीव्स वहाँ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है. अच्छा. कोई लेबर अवेलेबल नहीं है. ओके. ये गुड पार्ट है एनबीसीसी का सक्सेसफुल स्टोरी. 2000 मास हाउसिंग प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम माइवन शटरिंग, दैट इज एल्यूमिनियम शटरिंग, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का साथ हम कंप्लीट करके उसका फाइनल बिल भी हो गया, हैंड ओवर भी हो गया. राइट. 30 मंथ्स का अंदर सारे मटेरियल मैन पावर सब इंडिया से जाके उधर कंप्लीट करके आया हुआ है. दिस इज द बिग अचीवमेंट फॉर एनबीसीसी एज वेल एज इंडिया के लिए. इंडिया के लिए एक प्राइड मोमेंट बोल सकता हूँ मैं. हम ऐसे एनबीसीसी बाहर जाके हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस भी किया. ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इसका सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. हैंड ओवर रिसेंटली हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ का प्रेसिडेंट का साथ इनाग्रेट किया हुआ है. हमको सारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट भी पूरा मिल चुका है. इट इज़ ए सक्सेसफुल स्टोरी. इसको देखते अभी हमारा रियल एस्टेट दुबई में एक्सपेंड करने के लिए एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है. हम इनिशियली लैंड लिया हुआ है, लैंड लेके रेजिडेंशियल और थोड़ा कमर्शियल बना के वो बेचना, वो प्रोजेक्ट में ये कर रहा है. इसका अलावा 2-3 कंट्री में हम हमारा फुटप्रिंट बढ़ा रहा है. एक तो ऑस्ट्रेलिया का साथ एक एमओयू रिसेंटली साइन किया हुआ है, वहाँ हम ऐसे पीएमसी जाके कुछ काम करेंगे. उसका अलावा भी सिशल्स में हम चांसलरी बिल्डिंग बना रहा है. सिशल में भी कुछ हम बिजनेस डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर रहा है. एट द अर्लीस्ट वी विल गोइंग टू गेट गुड न्यूज़ फ्रॉम सिशल्स गवर्नमेंट. अच्छा, तो जो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स हैं और जो आपका डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स है, एनबीसीसी के ग्रोथ में ओवरसीज प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, कितना करने का टारगेट आपने रखा हुआ है नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन? नेक्स्ट अभी ओवरसीज का प्रेजेंस नहीं तो परसेंटेज वाइज करेगा तो ओनली 5 to 10% होगा. इसको हम और इंक्रीज करना चाहता है, एटलीस्ट 10 to 15% बढ़ाने के लिए. और एक्सप्लोर अदर कंट्रीज में अभी जो दुनिया का वर्ल्ड का जो इशू हो रहा है, शायद लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी और मिलेगा. सो वी आर कीन टू गेट मोर बिजनेस फ्रॉम, मतलब जितने भी अदर कंट्रीज है वहाँ से मिलने का संभावना ज़्यादा है. एंड हम भी बहुत कीन है सो बाहर का बिजनेस करने के लिए. गिवन द करेंट सर्कमस्टांसेस वेयरइन वी आर सीइंग लॉट ऑफ डिसरप्शंस, जहाँ पे मटेरियल कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है, ऑफ कोर्स सीमेंट के प्राइसेस, स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से? हमारा एनबीसीसी को शायद इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रोजेक्ट हम पीएमसी में कर रहे हैं. बाकी 6% हमारा ईपीसी है और 2-3% रियल एस्टेट है. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में मेरे को उसका कास्ट होगा, वो मेरा क्लाइंट के लिए होगा. एंड ये शॉर्ट टर्म है, इट इज़ ए नॉट लॉन्ग, मतलब जो प्राइस है ये थोड़े दिन के लिए होगा. नेचुरली प्राइसेस विल ड्रॉप डाउन होगा तो रियल एस्टेट में होता है, रिस्क रहता है, ये रहता है. बट हमारे लिए एज फार एज एनबीसीसी इज कंसर्न, आई थिंक हमको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. हमारा एक फीस है, फीस को लेके काम करना. सो एनबीसीसी के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा. लेकिन जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें गल्फ कंट्रीज भी अफेक्टेड हैं, तो और दुबई में आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है?
कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करने वाला है, सो शायद 1-2 महीने का ओनली मैटर ऑफ टाइम होगा, उसका अलावा कोई फाइनेंशियली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन आप इसको इस पूरे सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं? Yes, Housing sector, definitely, because we redevelopment. are a leading construction company. हम इंडिया में तो मैक्सिमम काम हम कर रहे हैं, सो बाहर में भी हमके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी होगा, सो हमारा बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। तो आप गल्फ कंट्रीज में अगर आपको ऑर्डर आपको अप्रोच किया जाता है या फिर आप मार्केट टैप करेंगे सो दैट कि आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिले? यस, डेफिनेटली। यही बोला, मैं क्लीनली ईगरली वेट कर रहा हूँ, जैसे मिलेगा हम इमीडिएटली उसको स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। हम जब पिछली बार बात कर रहे थे तो आपने हमें इस बात की जानकारी दी थी कि आप राज्यों के साथ टाई अप कर रहे हैं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिले भी थे, उसका क्या स्टेटस है? वो उसका कुछ स्टेट में हमको मिला हुआ है, स्टार्ट भी किया हुआ है। पैक्स का जो काम था वो हमको मिला हुआ है, बिकॉज अगर कोई भी कंट्री डेवलप होना बोलेगा तो पहले गांव का विकास होना चाहिए। गांव अगर डेवलप होगा तो अपने आप शहर, कंट्री भी डेवलप होगा। उसी कॉन्सेप्ट में हमने कुछ स्टेट से जो गोडाउन है, मतलब फूड गोडाउन है, वो बनाने का स्टोरेज कंटेनर के लिए हम काम किया हुआ है। और भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसमें भी करेंगे, सो दैट हमारा मतलब जय किसान जय जवान ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में अगर किसान का अच्छा होगा तो कंट्री का भी अच्छा होगा। हमारा जो ऑनरेबल पीएम साहब का जो विकसित भारत है, उसमें 4 मिशन है, उसमें किसान भी एक है, युवा है, महिला है, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो जितने भी हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये सब करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप मिलेगा, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और सबके ग्रोथ के साथ एनबीसीसी का भी ग्रोथ होगा। ये डेफिनेटली सबका साथ सबका विकास, एनबीसीसी का भी विकास। एक क्वेश्चन, क्योंकि आप कई कंपनीज के साथ टाई अप में हैं, स्पेशली पीएसयूज के साथ, जिनमें उनके पास यूज लैंड बैंक है और आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं एज पर द डिमांड, उसमें अगर आप कुछ हमें डिटेल शेयर करें। बहुत सारा महारत्ना कंपनी, एग्जाम्पल सेल, बेल, कुछ कंपनी है, उन लोग के पास ह्यूज लैंड पार्सल है, नहीं तो उनका पास बहुत बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉलोनी है। वो कॉलोनी सारे डिटोरिएट कंडीशन में है, अदरवाइज उनका मैक्सिमम हाइट G+1 G+2 होगा। उस टाइम में कोई हाई-राइज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, एफआईआर भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया हुआ है, एंड कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं था, एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो ये सब करने के लिए जो दिल्ली का हम सक्सेसफुल मॉडल किया, न्यू मोती बाग हो, ईस्ट किदवई नगर हो और 7 GPR है, यहाँ कोई पैसा गवर्नमेंट का इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को सरप्लस मनी मिलेगा एंड कोई मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा नहीं करना। सो वो एक मॉडल सक्सेसफुल मॉडल है, एंड ये मॉडल एनबीसीसी का यूएसपी है। इसी मॉडल पे पीएसयूज को अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो जो लॉस मेकिंग पीएसयू है वो वापस प्रॉफिट में आ सकता है, बिकॉज उनका पास ह्यूज लैंड बैंक है और रेजिडेंशियल कॉलोनी बहुत ज़्यादा है, उतना कॉलोनी का ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगा तो भी हम करके दे सकते हैं, बिकॉज हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी एफआईआर है, नाम से आया हुआ है, लिफ्ट का प्रोविज़न है, मैं एनर्जी एफिशिएंसी भी बना रहा हूँ, सोलर कर सकता है, एसटीपी को रिसाइकल करके पानी का कंजम्पशन 35% रिड्यूस कर सकता है। सॉलिड वेस्ट, मतलब हमारा तीनों कॉलोनी जो बात किया मैंने, अभी जितने भी कॉलोनी बना रहा है ये 0 वेस्ट कॉलोनी है। Now moving